नमस्कार, कैसे हैं आप लोग दर्शक? आपका एक बार फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं द रेड माइक पाठशाला। द रेड माइक पाठशाला के इस एपिसोड में जिसमें हमेशा डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा हमको बताते हैं कि पाठशाला में हमें क्या जानना चाहिए, क्या नया सीखना चाहिए। पाठशाला का ये एपिसोड बहुत ज़रूरी है। हाल ही में जो हरियाणा के चुनाव आए हैं, एग्जिट पोल्स ने कुछ बताया, जो ग्राउंड पर रिपोर्टर्स थे उन्होंने भी कुछ बताया। एक छवि इस तरीके की प्रस्तुत हुई कि कांग्रेस पार्टी की लहर हो सकती है। कांग्रेस 50 तो कहीं नहीं गए, 60 भी हो सकते हैं, 65 पार हो जाए तो भी आप ताज्जुब मत करिएगा। और नतीजा क्या आया? उसके विपरीत। कांग्रेस 40 के नीचे-नीचे सिमट गई। बीजेपी तीसरी बार आई और अच्छा अपना आंकड़ा करके वापस आ गई। लेकिन क्या एग्जिट पोल और ग्राउंड रिपोर्टर्स पूरी तरीके से गलत थे? आंकड़े क्या कहते हैं, ट्रेंड्स क्या कहते हैं? जब आप आंकड़ों में बहुत ज्यादा बारीकी से अंदर जाते हैं, जो डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा की फितरत और आदत है, तो आपको यह पता चलता है कि शायद एग्जिट पोल भी गलत नहीं थे और शायद वो ग्राउंड रिपोर्टर्स और एनालिस्ट भी गलत नहीं थे, जो वो ट्रेंड देख करके आए। डॉक्टर बत्रा, आपका बहुत-बहुत स्वागत। मैं चाहता हूं कि इसके बजाय कि मैं अपोलोजेटिक साउंड करूं और जस्टिफाई करने की कोशिश करूं कि किस तरीके से ये नतीजा हमें नहीं मालूम था, सीट संख्या हमें नहीं मालूम थी। मैं चाहता हूं कि आप समझाएं आपने क्या पाया है आंकड़ों। थैंक यू संकेत। और इसके पहले कि मैं शुरू करूं, मैं सी वोटर के फेलो से ज्यादा एक डेटा साइंटिस्ट के तरीके से आज बात करूंगा। और कई बातें दर्शकों को सही शायद इतनी अच्छी ना लगे, लेकिन आपके रेड माइक के मंच का जो पर्पस है वो यही है, बात वो जो लोकप्रिय नहीं, लेकिन वो बात जो सही हो। तो हम आज करेक्ट। मैं सही बात जो मैं जिसपे मैं बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते जो जमीन पे लोगों ने देखा। मैं भी इस बार जमीन पे गया था और मैंने आकर आपके शोज पर कुछ बातें कही थी, लेकिन नेट नेट मेरा भी यही असेसमेंट था कि कांग्रेस बहुत गेन कर रही है इस बार। ठीक है। और हालांकि ये भी कई लोगों ने कहा, इंक्लूडिंग मी, कि बीजेपी का कुछ हिस्सों में कोर वोटर अभी भी इंटैक्ट है, और खासकर मुझे साउथ हरियाणा में ये दिखा था। लेकिन जो भी जमीन पे जा रहा था वो ये सेंटिमेंट लेकर आ रहा था कि भाई कांग्रेस आगे आ रही, कांग्रेस आगे है, कांग्रेस जीतने वाली है, कांग्रेस की हवा है। और फिर नतीजा आता है 48-37, बीजेपी आगे और कांग्रेस पीछे। तो ऐसा क्यों हुआ? अब शुरुआत इसकी करते हैं 19 में। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर संकेत था 37% और उसकी 40 सीटें आई थी। कांग्रेस का वोट शेयर उससे 9% पॉइंट कम था, 28, और उसकी 31 सीटें आ गई थी। ये था एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट। एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में ये होना संभव था। अब आप देखिए क्या होता है। कांग्रेस की आंधी थी, अगर नहीं होती, या हवा थी अगर नहीं होती, तो कांग्रेस 28% से 39% पे कैसे आती 2024 में? एज एन ऑडियंस वी आर ऑब्सेस्ड विद नंबर ऑफ सीट्स। हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में सीट से ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन हम वोट शेयर पे ध्यान क्यों नहीं देते? बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा 37% से 30, लगभग 40%, और कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा विद अलायंस पार्टनर 28% से तकरीबन 39.5%। तो किसका गेन ज्यादा हुआ? हाँ, जाहिर सी बात, इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर कांग्रेस। तो संकेत, सबसे बड़ा ट्रेंड इस चुनाव का तो यही था ना कि कांग्रेस इज मेकिंग ह्यूज गेन्स। गलती क्या करते हैं फील्ड में जो लोग जाते हैं, और मैं थोड़ा दूर रहा उससे, कि ये सीट उसकी निकल रही है, वो सीट उसकी निकल रही है, ये सीट, ये नहीं कर सकते हम सेंटिमेंट पे बात कर सकते हैं, और सेंटिमेंट एक कांग्रेस की प्रति था, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो डेटा भी बता रहा है हमको। अब वो कन्वर्ट कैसे होता है सीट्स में, वो एक अलग गणित है। इस वजह से मैंने एग्जिट पोल पर भी, हमने जब शो किया था कि एग्जिट पोल कहां गलत होते हैं, मैंने आपको तब भी कहा था, कोई भी ऐसा सर्वे जो पूरे स्टेट का सैंपल लेके सीटें प्रिडिक्ट कर रहा है, वो सीट्स में कभी परफेक्शन नहीं ला पाएगा।
खासकर उन चुनाव में जहां तीसरी चौथी शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और सी वोटर का जो सर्वे था, उसने वोट शेयर विद इन मार्जिन ऑफ एरर में प्रिडिक्ट करके सीटें गलत प्रिडिक्ट कर दी। और मुझे इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि हमारा काम तो वोट शेयर का है। तो ये दोनों ही आकलन की एग्जिट पोलर में सिर्फ सी वोटर की बात करूं, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग थे जो हर सीट पर जाकर पोलिंग करके आए, उनका भी गलत हुआ, तो वो तो बिल्कुल भी एक्सक्यूजेबल नहीं है। बट हमने जो पोल किया वो एक स्टेट वाइड पोल था, उसको प्रोजेक्शन करी, और मैं आपके शो पे पहले ही एडमिट कर चुका था ये हमारा ये एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, इनफैक्ट ये करना ही बहुत मुश्किल। तो उसमें हमसे गलती हुई, मुझे कोई मतलब बात उसमें एडमिट करने में प्रॉब्लम नहीं है। लोकसभा में हमारा वोट शेयर भी गलत था, वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी यूपी और बंगाल में, लेकिन इस बार वोट शेयर विद इन मार्जिन ऑफ एरर था। तो ये एग्जिट पोल, और जो जमीन पे जर्नलिस्ट ने देखा, जिनको आज बहुत ट्विटर पे अपशब्द सुनने पड़ रहे हैं, मैं उनकी तरफ बिल्कुल सिंपैथेटिक हूं, क्योंकि वो ये देखकर आए थे कि एक पार्टी 28% की 40% पे जा रही है, और जो 35-37% की पार्टी है, उसका वोट शेयर, उसका कोर वोटर तो बना हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नाराजगी है, सीएम के खिलाफ, एमएलए के खिलाफ। और उसका जो एक तीसरी पार्टी टूटी पूरी तरीके से, जेजेपी, उसका बड़ा चंक 80% वोट कांग्रेस को गया और 20% तकरीबन वोट बीजेपी को गया। ऐसा कभी नहीं होता कि इतनी बड़ी पार्टी टूटती है तो सारा का सारा वोट किसी एक पार्टी को जाता है, हमेशा बढ़ता है। वो चाहे आप कर्नाटका में जेडीएस का भी देख लीजिए। लेकिन बिगेस्ट बेनिफिशियरी, बम्पर गेन वोट शेयर में किसका हुआ? कांग्रेस का। और एक और आंकड़ा दे दूं संकेत, हम लोग जो जमीन से आए, या कई लोग कह रहे थे ना कि कांग्रेस 45 से 50 तो रही। आपको मैं एक आंकड़ा देता हूं और आप बताइएगा कि आप कितना चौंक रहे हैं इस आंकड़े से। कांग्रेस का इस बार जो सीटें आई हैं वो 37 हैं। अगर कांग्रेस को मान लीजिए 50 का आंकड़ा पार करना था, तो तकरीबन 1.4 करोड़ लोगों ने हरियाणा में वोट डाला। क्या आप जानते हैं कि वो 13 सीटों का गैप पार करने के लिए कांग्रेस को और कितने वोट चाहिए थे? कितने? केवल 47,000 वोट। कांग्रेस मतलब जो विनिंग मार्जिन है, जहां जहां कांग्रेस हारी है, कांग्रेस रफली गॉट 55 लाख वोट्स, और वो 13 सीटें का आखिरी 13 सीटों का मार्जिन जिससे वो हारी है, वो 47,000 वोट्स है। बताइए। और अगर हम सिर्फ मेजोरिटी की बात करें 46, तो वो कितने मार्जिन से छूटा? 23,000 वोट से। इट्स नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट द कांग्रेस गॉट। तो ये मैं कांग्रेस का कोई सिंपथाइजर नहीं हूं, बीजेपी का कोई सिंपथाइजर नहीं हूं, मैं बस आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, डेटा लिटरेसी के अनुसार वोट शेयर को सीट शेयर में कन्वर्ट होने में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब आप उम्मीद करिए, जो पार्टी 55 लाख वोट लाई, वो अगर आखिरी मोमेंट में अपने मैनेजमेंट से 47,000 और वोट ना ला पाई, तो ये चीज कौन सा पोलस्टर या कौन सा जमीन पर एनालिस्ट देख पाएगा? वो पार्टी जो 28% से 39% पे आ रही है, वो उतना तो दिख गया हमको, लेकिन वो आखिरी 47,000 वोट नहीं दिखे हमको। तो अब आप बताइए कि ये हम गलत हैं, या आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं, जो भी जमीन पर गया, कि हम सुपर ह्यूमन है, कि हम ये भी पता लगाकर आएंगे कि आखिरी दिन पर 47,000 वोट संकेत इज नथिंग। मैनेजमेंट का वोट होता है ये, जिसे कहते हैं ना लास्ट डे मैनेजमेंट, बूथ पे कितने लोग गए, कितने लोगों को आप निकाल पाए, कितने लोगों के आईडी कार्ड सही थे। हाँ, वो आपकी बात सही है, लेकिन डॉक्टर बत्रा देखिए, ऐसा है, जब एग्जिट पोलस्टर्स और फिर उसमें सी वोटर हो, एक्सेस माई इंडिया हो, या कोई भी हो, अगर आप ये जोखिम उठाने को तैयार हैं कि आप एक सीट का प्रोजेक्शन देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सीट्स आपकी कितनी निकलेंगी उसी के हिसाब से ये तय होगा कि आप के कितने विधायक बनेंगे फर्स्ट पास द पोस्ट में। तो अगर आपने ये प्रेडिक्शन दिया है और अगर आपने ये दावा किया है कि हम कह रहे हैं हमारे हिसाब से इतनी सीटें, तो आम तौर से ये माना जाता है कि ये जो सारे फैक्टर्स आप गिना रहे हैं, आपने एज अ डेटा साइंटिस्ट इन फैक्टर्स को ध्यान में रखा होगा, और इस वजह से
जब सवाल उठते हैं कि ये गलत हो गए, तो वो ये एक्सपेक्टेशन के साथ ये बोला जाता है कि आप गलत हो गए, कि आपको ये पता होना होगा ना कि इन वोट से सीट के कंपैरिजन में कितने प्रॉब्लम्स होती हैं। संकेत, मैं एज इलेक्शन सी वोटर, एज ये एज अ डेटा नंबर क्रंचर, आई एम श्योर आपको पता होगा। बिल्कुल पता है, और मैं सिर्फ सी वोटर के बारे में बताता हूं, मैं बाकी एजेंसीज के बारे में नहीं बता सकता। हम्म, Before this election, we had a very serious discussion, should we give seats or not? But there are commercial obligations. हम्म, चैनल्स नहीं चाहते कि सीट के बिना सिर्फ वोट शेयर दिखाया जाए, और इसमें भी कहीं ना कहीं ऑडियंस को समझना पड़ेगा कि हम जो सीट को लेके हमारा ऑब्सेशन है, चैनल्स भी उसी को पूरा कर रहे हैं। हम्म। अगर कोई चैनल सिर्फ वोट शेयर आपको दिखाएगा, क्या आप देखेंगे शो? मैं आपको बताता हूं कि एक इससे जुड़ा हुआ सोल्यूशन जो अब कम से कम हम आगे की राह में सोच रहे हैं, कि कल को अगर कोई बातचीत हुई किसी एग्जिट पोस्टर के साथ, फर्ज कीजिए यशवंत देशमुख और डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा से बात चली और छिड़ी, तो मैं उनसे ये कहूंगा कि आप अपना वोट शेयर दीजिए और उसके हिसाब से ऑफ द प्रोबेबिलिटीज कि अगर ऐसा हो गया तो इतनी सीट, अगर वैसा हो गया तो इतनी सीट, अगर ये वाला कैंडिडेट इतना ले आया तो इतनी सीट, ऐसे करके कोई 2 या 3 नंबर्स दे दीजिए ना, बनाया था पॉसिबिलिटीज संकेत, अलग ये अलग। भी ये भी ये भी किया था हमने, ये हाँ। भी किया था। लेकिन जब चुनाव इतना लोकलाइज्ड हो जाता है, तो वो प्रोजेक्शंस भी कहीं ना कहीं बैठ सकते हैं। मैं आपको, आप मतलब, एक मन में 2 दिन से क्या बात आ रही है, हम्म, जनता आपको जितवाना चाह रही थी, एक्सपर्ट्स आपको विक्ट्री दे रहे थे, विपक्ष चुप बैठा हुआ था, मतलब विपक्ष मतलब भाजपा। हम्म, अगर आपका चुनाव जीतने का मन नहीं है, तो उसमें कोई क्या करेगा? हम्म, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। मैंने आपके हम्म, शो पर कंटिन्यूअसली 2 सीटों का नाम लिया जहां बीच कांग्रेस के अपने फैक्शंस के इंडिपेंडेंट्स खड़े हुए थे। हम्म। वो दोनों सीटें कांग्रेस बहुत नैरो मार्जिन से हार गई। हाँ, सीटों अंबाला के नाम कैंट और एक बार फिर से बता दीजिए। अंबाला कैंट और पुंदरी, हम्म, 2 सीटों का खेल यहां हो गया। हम्म, अब आप बात करिए सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, विच इज द गढ़ ऑफ द हुडा फैमिली। हम्म, बाय द वे संकेत, हम जब रीजन वाइज बात करते हैं, सबसे बड़ा डेंट कांग्रेस को हुडा बेल्ट में लगा है। कैन यू हम्म, बिलीव दैट? मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं। हम्म, ये जो हुडा बेल्ट है, इसमें 14 सीटें हैं। ड्यूरिंग द कांग्रेस इज वर्स्ट टाइम इन 2014 भी कांग्रेस यहां पे 10-12 सीटें ले आती थी। इस बार हम्म, कांग्रेस हुडा बेल्ट में लाई है केवल 8 सीटें, हम्म, जबकि उसका शेयर वहां बढ़ा है। और कारण, हर सीट पर, खासकर सोनीपत में, ऐसी फील्डिंग सेट की गई थी बीजेपी द्वारा, जहां 5-6 जाट खड़े कर दिए, एक अपना ब्राह्मण कैंडिडेट दे दिया, एक जाट कैंडिडेट खड़ा कर दिया। 2 सीटें तो ये हैं, गन्नौर की एक सीट, और एक मैं सीट भूल रहा हूं, वो भी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की सीट है, जहां 4-5 जाट कैंडिडेट इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, और हम्म, अंत में आप वो दोनों सीटें हार गए। बहादुरगढ़ की सीट, हम्म, मेरा दौरा शुरू बहादुरगढ़ से हुआ, और पहली बार मैंने ये सुना था यहां निर्दलीय जीत रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के ही व्यक्ति हैं वो। कांग्रेस उनको टिकट प्रॉमिस करके लोकसभा मेहनत करवा कर उनको टिकट नहीं दिया। हम्म, 3 सीटें तो यही हो गई ना, अंबाला कैंट, पुंदरी और बहादुरगढ़, जो कांग्रेस ने बोला कि हमें जीतनी नहीं है। हम्म, और प्लस जहां बीजेपी ने माइक्रो मैनेज करके फील्ड सेटिंग करी, वहां आप उसका तोड़ नहीं निकालते। हम्म, सोनीपत में आप हारे, 6 में से आप 1 या 2 सीट लेकर आए। दूसरा फैक्टर जो मैं बार बार आपके शो पे कह रहा था, नॉन हुडा जाट बेल्ट में क्या हम्म, वोट एक तरफा पड़ेगा हम्म, जाटों का कांग्रेस को, वो नहीं हुआ। हम्म, भिवानी और चरखी दादरी और हिसार जैसे जिलों में कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि वहां वोट बट गया कांग्रेस और हम्म, आईएनएल। जब मैंने ये कई शोज पे लोग कह रहे थे कि हुडा साहब इज अनडिस्प्यूटेड जाट लीडर ऑफ हरियाणा, एंड आई वुड से नो। हम्म, ये, इसको कहने के लिए अभी हमारे पास डेटा नहीं है, क्योंकि हम्म, अभी तक उनका इन्फ्लुएंस उन जाट पॉकेट्स में है जहां से वो आते हैं। बाकी जाट पॉकेट से आईएनएलडी का इन्फ्लुएंस था, तो वहां भी वो हम्म, वोट बटा। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का वोट शेयर तो 28 से 39 आ गया ना। हम्म, ये
तो सही पकड़ा। हमने ये भी कहा बीजेपी का वोट नहीं टूट रहा, वो बढ़ रहा है, वो सही में बढ़ा। हमने ये भी कहा, मैं एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं, कि जेजेपी खत्म हो रही है और हरियाणा बायपोलर हो रहा है, ये भी हुआ। और हूबहू यही बातें फील्ड एक्सपर्ट्स ने भी कही कि देखिए कांग्रेस को बहुत बहुत मोमेंटम है। संकेत 28 से 39 का मोमेंटम आपको नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा, और बिल्कुल वो दिख रहा था। सही बात है। भी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर थे, वो ये कह रहे थे बीजेपी का कोर वोटर इंटैक्ट है। मैं खुद आपको 2 बार बोला आपके शो पे, साउथ हरियाणा में बिल्कुल इंटैक्ट लगा। हाँ, एक ये लगा जीटी रोड बेल्ट में कि बीजेपी के कैंडिडेट्स के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, सीएम को भी पसंद नहीं करते थे खट्टर साहब को। वहां पे रीडिंग एक जो गलती हुई, एटलीस्ट मुझसे और काफी लोगों से हुई होगी, वहां वो नाराजगी के ऊपर जाट नॉन जाट हावी हो गया। वो वाली गलती मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, वो एक गलती है। बट उसके अलावा मोटा मोटी सारे ट्रेंड सही पकड़े गए फील्ड एक्सपर्ट्स द्वारा भी और सी वोटर जैसे एग्जिट पोल्स द्वारा भी। करेक्ट। आखिर सीट कन्वर्जन, मैंने आपको कहा ये पूरा इलेक्शन कांग्रेस 23,000 वोट से हारी, मेजॉरिटी। बिल्कुल। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। अब देखिए यहां पर ये जो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात ये बताई कि 47,000 और वोट्स मिल जाते तो सरकार ही दूसरी होती, और 50 अगर सीटों वाली सरकार होती और 23,000 वोट पे सरकार कांग्रेस की होती विद 46 सीट्स। हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। लेकिन अब देखिए वो क्या है कि जिस तरीके का मॉडल है हमारे देश में, और यही नियम हर किसी पर लागू है, और हर किसी को मालूम है कि जो एक वोट भी ज्यादा अगर ले आए तो विधायक वो बनेगा। बिल्कुल। तो फिर आप ये सब जितना भी गणित है वो आप लगाते रहिए, तो वो जो व्यवस्था है वो तो सभी पर लागू है। अब संकेत, आइए बात करते, ये बात अगर बीजेपी को पता थी और हमें पता है, तो ये बात तो कांग्रेस को भी कांग्रेस पता को थी। क्यों नहीं? और करेक्ट। कांग्रेस के साथ ये हो चुका है। कहां? छत्तीसगढ़ में। हम्म छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कैंडिडेट्स के खिलाफ ऐसी ही फील्ड सेटिंग करी थी बीजेपी ने ट्राइबल एरियाज में, और वहां कांग्रेस साफ हो गई थी बिल्कुल। दिस इज नॉट अनदर मध्य प्रदेश, दिस इज अनदर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। करेक्ट। बिकॉज आपके पास पूरी हवा थी, बीजेपी भी कहीं ना कहीं डाउन लग रही थी, लेकिन आप इंटरनल राइवलरीज और लैक ऑफ सीट मैनेजमेंट, ये जो आप एनालिसिस आ रहे हैं ना लोगों के कि दलित वोट छिटक गया, सैलजा हुड्डा, ये बहुत ही माइनर चीजें हैं। जब आपका मार्जिन केवल 47,000 वोट है 13 सीटों के लिए और 23,000 वोट है अगली 9 सीटों के लिए, इसका मतलब ये सीट बाय सीट मैनेजमेंट में आप कहीं ना कहीं फ्लॉप हुए हैं। और वो सीट बाय सीट मैनेजमेंट संकेत कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता। यानी कि आप मान करके बैठ गए थे, आप मान करके बैठ गए थे कि आप तो आ ही रहे हैं और प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, और यहीं पर ढील हुई। अब जैसे ऊंचाना कला है, इसकी अगर बात कर लें, 32 वोट। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यहाँ की अगर आप बात करें तो आप देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह को 26.34% वोट का स्विंग हुआ उनके पक्ष में, क्योंकि जेजेपी के दुष्यंत चौटाला एकदम ही नीचे चले गए। संकेत, एक चीज में जोड़ दूं, सॉरी, इसके पहले, क्योंकि आप अब स्विंग पे आ गए हैं, अगर हम वो मैप दिखाएं जहां कांग्रेस और बीजेपी के स्विंग्स मैंने आपको दिखाए हैं, आप देखेंगे पहली बात, कांग्रेस के नेगेटिव स्विंग्स बीजेपी से कम हैं। हाँ। और कांग्रेस के जो पॉजिटिव स्विंग्स हैं वो बीजेपी से बहुत साइज में भी बड़े हैं और नंबर में भी बड़े हैं। तो कैसे ये कांग्रेस की हवा नहीं थी? मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से, एक बहुत ही, आई एम स्टिकिंग माई नेक आउट ऑन दिस। जो लोग कह रहे हैं ना कि फील्ड एक्सपर्ट्स ने गलत पढ़ा, एग्जिट पोलस्टर्स ने गलत पढ़ा, मुझे लगता नहीं है कि वो सही डेटा पे ध्यान दे रहे हैं। जब कांग्रेस का इतना जबरदस्त स्विंग आया कि पूरा जेजेपी बेल्ट सिरसा फतेहाबाद वो स्वीप कर गई, तो कांग्रेस की हवा नहीं तो वो क्या है? सॉरी, आप उचाना कलान पे थे, मैं बस ये कह रहा था कि वो मैप अगर हम देखें तो उससे ये कंटेक्चुअलाइज हो जाएगा कि जो स्विंग आपने कहा 26.3%, जिन सीटों पर, ये मुझे एक बीजेपी के व्यक्ति ने बताया चुनाव से पहले, जिन सीटों पर कांग्रेस जमानत नहीं बचा पाती थी, इस बार या वो कॉन्टेस्ट में थी या वो जीत गई, जैसे कि जुलाना। करेक्ट। सीट और वोट का गणित बहुत अलग है। कल मैं किसी में बता रहा था, आपका बच्चा 90% वाला स्टूडेंट है, पड़ोस का बच्चा 20% वाला स्टूडेंट है, अगले एग्जाम में उसका 20% 90% पे आ गया, आपके बच्चे का 90 से 92 पे आ गया।
तो ज्यादा मोहल्ला किसको नोटिस करेगा? 20 से 90, लेकिन वो आखिरी 2% वो नहीं कर पाया, तो आपका बच्चा फिर भी फर्स्ट आ जाएगा। लेकिन क्या बिल्कुल हम ये नहीं। कहेंगे कि जो जो हवा है वो उस बच्चे के साथ है जो 20 से 90 पे जा रहा है? नहीं, आपका लॉजिक सही है, लेकिन देखिए इलेक्शंस, मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो पूरी तरीके से जो जीतता है वो जाकर के सरकार बनाता है, और इस चीज पर तो ट्रेंड, हवा, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, सरकार कौन बना रहा है वो अपनी जगह है। ऊंचाला कला की जब अगर बात करें, जैसे कि आपने बताया कि 32 वोटों से वो हार गए, आप ये देखिए दुष्यंत चौटाला एकदम ही ध्वस्त, वोट परसेंटेज एकदम ही नीचे। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह देवेंद्र अत्री से बीजेपी के कैसे हारे, जबकि देवेंद्र अत्री के पक्ष में 1.06% का प्लस हुआ, बृजेंद्र सिंह के पक्ष में 26.34% का स्विंग हुआ। लेकिन जो कांग्रेस के जो रिबेल्स थे, जैसे कि एक इंडिपेंडेंट निर्दलीय कैंडिडेट है वीरेंद्र घोगराई, उनको 31,456 वोट मिले। अब आप सोचिए, ये रिबेल्स अगर आपने ठीक से, इंडिपेंडेंट हैं विकास, उनको 13,450 मिले। और आप देखें आम आदमी पार्टी के पवन फौजी 2,495। अब अगर ये करार होता तो आप सोचिए, फिर आप 32 वोट से नहीं हारते, ये सारी चीजें कंसोलिडेट होती। तो आपको लगता है यही वो प्लानिंग है जो शायद कांग्रेस अपने ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कर पाई? जब आप सीट बाय सीट जाते हैं तब आपको पता चलता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। 2 एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं, गन्नौर और गोहाना का सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, और एक एग्जाम्पल आपने दे दिया कि जहां फील्डिंग सेट को नेगेट नहीं कर पाई कांग्रेस। अब एक और डेटा पॉइंट ले लीजिए इस संदर्भ में। कल एक ट्विटर पे एक पोस्ट आया था बहुत सीनियर जर्नलिस्ट का, 14 सीटें ऐसी कांग्रेस हारी जहां पे तीसरा कैंडिडेट मार्जिन से ज्यादा वोट लेकर आया। ये जो फील्डिंग सेट की गई थी ना संकेत, ये ज्यादातर जाट बेल्ट में फील्डिंग सेट की गई थी। बीजेपी को पता था हम खुद से जाट वोट नहीं ला सकते और हमारा नॉन जाट वोट इन सीट्स पर सफिशिएंट है, तो उनकी स्ट्रेटेजी थी नॉन जाट कैंडिडेट दो, जाट वोट को कटवाओ और भी कांग्रेस को हराओ। 14 में से 8 सीटें जाट बेल्ट की हैं जहां पर यह हुआ है कि मार्जिन was lower than the vote share obtained by the third candidate. अब हम जैसे जैसे बात कर रहे हैं, अभी हमने 5 सीटों की तो बात कर ही ली ना। अंबाला कैंट पुंडरी आपने खुद खोई, बहादुरगढ़ में आपने कैंडिडेट सही नहीं दिया, आपका कैंडिडेट फिर जीत गया इंडिपेंडेंट बन के। गोहाना, ये जो मैंने अभी एक और गन्नौर और उचाना कलान, यहां पे फील्डिंग सेट आपको पता नहीं थी या पता थी, आपने कुछ किया नहीं। 37 के ऊपर 5 सीटें तो यही हो गई ना। और ऐसी ये अकेली सीटें नहीं है, ऐसी बहुत सीटें हैं जहां पे ये तीसरी शक्तियों ने डेंट किया, या कैंडिडेट सिलेक्शन गलत हुआ, या रिबेल आप ही ने खड़े किए अपने कैंडिडेट के खिलाफ। तो मैं, अब आपका जो पॉइंट बार बार आप दोहरा रहे हैं कि अंत में मैटर क्या करता है कि सरकार कौन बनाता है, मैं आपसे 100% सहमत हूं। अब यहां कमी दोनों तरफ से है। हम जब जमीन पर जा रहे हैं, ये क्लेम करना ये सीट वो निकाल जाएगा, वो सीट ये निकाल जाएगा, बिल्कुल गलत है, खासकर ऐसे क्लोज इलेक्शन में। तो यहां पर फील्ड एनालिस्ट आई थिंक ओवर क्लेम कर रहे थे। उनका ये कहना कि कांग्रेस के पक्ष में हवा है, यहां तक मैं उनके साथ हूं, लेकिन ये कहना कि 50 सीट निकल जाएगा, 60 सीट निकल जाएगा, वो ये सीट निकाल जाएंगे, वो सीट निकाल जाएंगे, वो उनको भी नहीं पता था। वो उस हवा के आधार पे जा रहे थे, वो इस लास्ट मिनट मैनेजमेंट को नहीं कैच कर सकते, तो उन्हें वो नहीं क्लेम करना चाहिए। एग्जिट पोल का भी सेम है, आप ट्रेंड कैच कर सकते हैं, लेकिन ये लास्ट मिनट मैनेजमेंट, भाई हमने बता दिया कि 28 से आप 40-42 पे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप आखिरी 23,000 वोट के लिए मेहनत या नहीं करेंगे या करना चाहेंगे, तो इसमें अब सीट कन्वर्जन में मैंने आपको खुद ही कहा था फॉल्टी है। मैंने तो खुद ही आपको पहले एडमिट कर दिया था कि सीट कन्वर्जन पे मैं विश्वास नहीं रखता इस पोल के बाद, गेस वर्क है। लेकिन अगर आप नहीं मैनेज करेंगे, हमने आपको ट्रेंड दे दिया 12% का, उसके बाद आखिरी 0.5 आखिरी 0.3% अगर आप नहीं मैनेज करेंगे खुद, तो इसमें क्या गलत हमने पाया और क्या गलत आपने किया।
ये हो गई हमारे तरफ से बात। जनता की तरफ से जो व्यूअर्स है इस तरह के कंटेंट के, उनको समझना पड़ेगा कि लिमिटेशंस हैं, क्योंकि आप उन लिमिटेशंस की रिस्पेक्ट नहीं करते तो जो आपको कंटेंट दे रहा है वो फोर्स फील करता है कि मुझे सीटें बतानी है। अगर कल मैं एज अ व्यूअर, और मैं बहुत बहुत कड़े शब्दों में ये कह रहा हूं बिकॉज इसका नाम ही पाठशाला है, तो इस पाठशाला में जितने भी व्यूअर्स हैं एज स्टूडेंट्स ऑफ डेटा साइंसेज, मैं भी एक स्टूडेंट हूं, तो अगर आपको ये बताया जाए कि वोट शेयर पे ही बात रुक जाएगी, क्या आप वो शो देखेंगे? क्या आप उतना इंटरेस्ट बताएंगे? तो देखना दोनों पड़ेगा। की डेटा लिटरेसी दोनों तरफ से कम है मुझे लगता है। हमें एक एक ऐसी एजुकेशन देनी है, सेंसिटाइजेशन करनी है पूरे इकोसिस्टम में कि ये यहां तक हम एक्यूरेटली बता सकते हैं, और वहां भी गलतियां होंगी जैसे कि यूपी और बंगाल में लोकसभा में हुई कि वोट शेयर भी गलत हुआ, लेकिन गलती का स्कोप वहां तक कम है। उसके बाद सीटों के कन्वर्जन में जो तिगड़म लगते हैं, जो मैनेजमेंट लगता है, वो कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता रियलिस्टिकली। और मैं तो फिर कहूंगा संकेत, जिन एग्जिट पोल्स ने ये क्लेम किया कि हम हर सीट पर गए, तो उनके पास तो कोई एक्सक्यूज नहीं है ना, उन्होंने तो सब तिगड़म भी अकाउंट किए होंगे और वो चलिए, भी गलत निकले। मुझे मुझे ऐसे लगता है कि अब एक इंट्रोस्पेक्शन जितना विपक्ष के लिए जरूरी है या जो नहीं जीत पाए उनके लिए जरूरी है, उतना ही चाहे फील्ड रिपोर्टर्स हों, एनालिस्ट हों या एग्जिट पोलस्टर्स हों, अपनी अपनी रणनीति में उनको क्या सोचना है, या वो क्या या हासिल कर पाए हैं और उनको आगे क्या हासिल करना है और किस तरीके से करना है, उस पर भी वो सोच सकते हैं। नहीं संकेत, या एक और कैटेगरी है बहुत इंपॉर्टेंट, आप शायद नहीं कहोगे, मैं कह देता हूं, या व्यूअर्स हो जो इम्पेशेंटली सीट्स का वेट करते हैं, जबकि कितनी बार एक एजेंसीज। सेकंड, मैं आपको बताऊं, वो व्यूअर्स को तो जाहिर सी बात है कौन आ रहा है चटकारा लेने के लिए एक नंबर। मेरा ये कहना है कि यहां पर अगर पारदर्शिता दिखा दी जाए, और मुझे ऐसे लगता है कि आगे चल के इस तरीके की पारदर्शिता आएगी भी, कि इतनी सीटें अगर ये होता है, इतनी सीटें अगर ये फैक्टर नहीं काम करता है, और ऐसे 2-3 विकल्प अगर आप दे देंगे, क्योंकि ये विकल्प किसी से छुपे हुए नहीं हैं। ये डमी कैंडिडेट्स या ये थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ वाले कैंडिडेट्स, ये हर किसी को पता था। एग्जिट पोस्टर्स को तो पता ही होगा, जनता को भी मालूम था और पॉलिटिकल पार्टीज को भी पता था। तो अगर ये काम कर जाते हैं तो कितना सीट प्रोजेक्शन, और अगर नहीं काम करते हैं तो कितना सीट प्रोजेक्शन। आपने बहुत फेयरली जनता को सारी पॉसिबिलिटीज बता दी। अब वो जो विश्वास करना चाहते हैं वो करें। अब संकेत, इसमें मैं अपनी एक मनोव्यथा आपको बताता हूं, ये एक बहुत हाँ, पर्सनल बताइए। एक्सपीरियंस है। जब हाँ, मैं विश्लेषण करता हूं चुनाव का, मैं हमेशा सिनारियोज में बात करता हूं। हाँ। मैंने आपके शोज पे कई बार कहा हरियाणा के संदर्भ में, अगर जाट वोट हुडा बेल्ट के बाहर नहीं बटेगा, कांग्रेस बहुत अच्छा कर जाएगी, और नहीं तो फंस जाएगी, फंसी हुई मेजोरिटी आएगी। वो अलग बात है कि वो भी नहीं पार कर पाएगी। हम्म। लेकिन ऐसे में जो व्यूअर्स के मन में आता है, इन्हें कुछ पता नहीं, तो मैं फिर इस पर, हाँ ये भी एक सत्य है। तो अब फिर मैं कहूंगा हाँ। कि एज एक्सपर्ट्स हमारा काम इतना आसान नहीं जितना लगता है, और कई सवालों के जवाब आखिरी मिनट तक हमें नहीं पता होंगे, क्योंकि वो जवाब अवेलेबल ही नहीं है। करेक्ट, तो करेक्ट। जो आपको जवाब दे रहे हैं, या तो उनके पास कोई बहुत जबरदस्त शक्ति है, और या वो भी कहीं ना कहीं कुछ गेस वर्क कर रहे हैं। तो अगर ये सिनारियो में भी हमें जाना है, तो ऑडियंस को थोड़ा और फॉरगिविंग होना पड़ेगा कि साइंस की एक लिमिटेशन है। और अंततः अगर मैं 5-7 दिन पहले फील्ड पे जा रहा हूं और आखिरी 5 दिन में कुछ बदल जाता है, तो उसका मार्जिन हमें रखना पड़ेगा। तो इलेक्शंस को क्रिकेट मैच की तरह नहीं, एक एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा जाए। क्रिकेट मैच नहीं है कि कौन जीत रहा है, ये एक म्यूजिक परफॉर्मेंस की तरह है कि कौन सा नोट टच करेंगे, अब क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तब क्या होगा। दैट इज हाउ आई लुक एट इलेक्शंस। हाँ, वो आप इलेक्शंस को इस तरीके से देखते हैं, लेकिन सब लोग हैं, उनका अलग अलग मिजाज है। मेच्योरिटी ऑफ पीपल टू अंडरस्टैंड दीज नुआंसेस, मैं मानता हूं कि बहुत सारी ऐसी जनता है जो इन नुआंसेस को जानना चाहती है और समझती भी है, करेक्ट। परिपक्व भी है।
बिल्कुल। क्या सभी ऐसे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या आगे चल के इसको लेकर के और परिपक्वता आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल मैंने आएगी और आपके सामने सारी हाँ, पॉसिबिलिटीज़ रख दी, रख सारे दी। सिनेरियोज़। और हम आशा करते हैं कि रेड माइक के इस शो पे इस एपिसोड से ये एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट को फ्यूल करेगा। करेक्ट, करेक्ट। ये इसमें ना हम कि किसी के बाइनरीज़ में, कि वो एग्ज़ैक्टली हम पूरी किसी गलत, को ये पूरे सही। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली डज़न्ट एक वर्क। कंस्ट्रक्टिव बिल्कुल। डिबेट जहाँ पे क्वालिटेटिव असेसमेंट, क्वांटिटेटिव असेसमेंट का कॉम्बिनेशन होता है इलेक्शन को समझना। हुँ, बिल्कुल। अगर हम सब बता देंगे 4-5 दिन पहले तो वोटर को वोट डालने की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, सही बात है, सही बात है। डॉक्टर बत्रा, बहुत-बहुत धन्यवाद, ये बताने के लिए। इससे आपने अपनी तो हौसला अफ़ज़ाई की ही है, रिपोर्टर्स की भी की है कि कम से कम ऐसा नहीं था कि मतलब हम बिल्कुल ही ऑफ द मार्क थे या सब लोग बिल्कुल ही ऑफ द मार्क थे, कुछ तो दिख रहा था ज़मीन पर। लेकिन और भी परिस्थितियाँ होती हैं और उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। एवरी डे इज़ अ न्यू लर्निंग। बहुत-बहुत धन्यवाद पाठशाला के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।